हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज से हम लोग हिंदी मीडियम से क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हिंदी मीडियम से हम लोग नीट और जेई मेन की तैयारी करेंगे। 11th का हम स्टार्ट करेंगे भाग सेकंड, मतलब क्लास 11th की जो सेकंड बुक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम से हम लोग नीट और जेई मेन की तैयारी करेंगे। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम से आप पढ़ाइए। हमारे बिहार के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ आपको बिल्कुल 11th और 12th की पढ़ाई हिंदी मीडियम से होगी और वो भी नीट और जेई मेन लेवल तक की। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकेंड भाग की जो किताब है उसकी जो पहली चैप्टर है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 से। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो है ठोसों का यांत्रिकी गुण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, हम लोग यहां से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे सब कोई, विरूपक बल। विरूपक बल ब्रैकेट में आप इंग्लिश में भी हेडिंग लिखते जाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, जिससे आपको क्लियर होते जाएगा टॉपिक और कॉन्सेप्ट। विरूपक बल, तो चलिए हम लोग समझते हैं विरूपक बल क्या है। विरूपक बल एक बाह्य बल होता है जो किसी वस्तु पर आरोपित करने से उस वस्तु की आकार और आकृति बदल जाता है। क्लियर? विरूपक बल क्या है? तो एक बाह्य बल है जो किसी वस्तु पर हम आरोपित करेंगे तो उस वस्तु की आकार और आकृति बदल जाता है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सब कोई आप लोग कॉपी और पेन निकाल के नोट्स तैयार करेंगे। क्लियर? खुद से लिखेंगे, खुद से नोट्स तैयार करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लिखेंगे विरूपक बल वैसा बाह्य बल, वैसा बाह्य बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने से, आरोपित करने से वस्तु की आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है, उसे विरूपक बल कहा जाता है। वैसा बाह्य बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने से वस्तु की आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है उसे विरूपक बल कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह है दृढ़ वस्तु, रिजिड बॉडी। तो हम लोग आज बेसिक जितने भी बेसिक हैं इस चैप्टर के उन सारे डेफिनेशन को पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो बेसिक क्लियर होगा तो चैप्टर हम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग को जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है दृढ़ वस्तु।
दृढ़ वस्तु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तु। अब देखिएगा दृढ़ वस्तु क्या है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे विरूपक बल लगाया, आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं, अगर उस वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो वस्तु है वह दृढ़ वस्तु है। मतलब अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाए और उस वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन ना हो तो वैसे वस्तु को हम लोग दृढ़ वस्तु कहते हैं। मतलब आपने फोर्स लगाया, आपने बाह्य बल लगाया और इस बाह्य बल के द्वारा वस्तु के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं दृढ़ वस्तु, रिजिड बॉडी। तो लिखेंगे वैसा वस्तु, वस्तु जिस पर कोई बाह्य बल आरोपित करने से उस वस्तु की आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन न हो तो वैसे वस्तु को दृढ़ वस्तु कहा जाता है, दृढ़ वस्तु कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए हमने बोला कि अगर किसी वस्तु पर आप बाह्य बल आरोपित करते हैं, अगर उस वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है तो वैसे वस्तु को हम लोग दृढ़ वस्तु कहते हैं। ठीक है। अब इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो 100% दृढ़ वस्तु हो। मतलब ये थ्योरेटिकली ट्रू है बट दृढ़ वस्तु प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल लगाएंगे, तो उस वस्तु के शेप और साइज यानी कि आकार एवं आकृति में परिवर्तन होगा। कुछ न कुछ उसका आकार एवं आकृति बदलेगा, है कि नहीं? तो 100% कोई भी वस्तु रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तु नहीं होता है। यह एक काल्पनिक बात है, हाइपोथेटिकल सोच है कि कोई दृढ़ वस्तु होता है। मतलब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम बाह्य बल या फिर विरूपक बल बोलते हैं लगाया जाए और उस वस्तु का आकार एवं आकृति में परिवर्तन न हो सके, यह एक काल्पनिक बात है। क्लियर हुआ? मतलब इस दुनिया में दृढ़ वस्तु कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली दृढ़ वस्तु कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सही बात नहीं है। दुनिया में कोई भी वस्तु दृढ़ वस्तु नहीं होता है, उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होगा, चाहे ये परिवर्तन बहुत ही छोटा क्यों ना हो। यह परिवर्तन बहुत ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। मतलब इस चैप्टर की जो शुरुआत है वह यहीं से स्टार्ट होता है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो अब हेडिंग लगाएंगे
सब कोई क्या करेंगे, इसको आप पॉज करेंगे, पॉज करके नोट करते जाइए। पॉज कीजिए इसको और इसको नोट कीजिए। क्लियर? चलिए पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या है, समझेंगे। ये आपके जो चैप्टर है पूरा इसी पर चलेगा, इसी कंसेप्ट पे चलेगा, प्रत्यास्थता वाले कंसेप्ट पे। ठीक है? अब प्रत्यास्था क्या होता है समझिए। प्रत्यास्था प्रत्येक वस्तु की इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंतर्निहित गुण है जो हर वस्तु में पाया जाता है। ठीक है? मतलब प्रत्यास्था वाली जो प्रॉपर्टी है वो वस्तुओं का एक गुण है। ठीक है? अब इस गुण के कारण होगा क्या, मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है? जैसे आप वहां से विरूपक बल हटा दें तो वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आना चाहता है। ठीक है? तो इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से समझेंगे। मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया, तो विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन होगा। जैसे आप विरूपक बल वहां से हटा लेंगे तो वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आना चाहता है। तो वस्तु की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है? मतलब वस्तु ये नहीं चाहता कि विरूपक बल के द्वारा हमारी आकार और आकृति को परिवर्तन कोई करे। वस्तु की ये डिमांड नहीं होता, ये चाह नहीं होता है कि हम पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर हमारी आकार और आकृति को परिवर्तन कर दे। वो इसका अपोज करता है। मतलब कोई भी वस्तु अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन होने नहीं देना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है, जो कि वस्तु के अंदर पाया जाता है। ठीक है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रत्यास्था वस्तु की एक अंतर्निहित गुण होता है, एक अंदर की गुण होता है, जिसके कारण विरूपक बल के द्वारा वस्तु में होने वाले आकार एवं आकृति के परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात विरूपक बल हटा देने से वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आना चाहता है। इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। शायद इलास्टिसिटी समझ में आया होगा आपको कि वस्तु ये नहीं चाहता कि हम पे कोई विरूपक बल लगाए और हमारी आकार और आकृति में परिवर्तन हो। मतलब प्रत्येक वस्तु इसका अपोज करता है, मतलब अपने आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और अगर इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, इसकी आकार एवं आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, विरूपक बल हटाएंगे, तो वह अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आना चाहता है और आने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को, वस्तु की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्लियर? शायद समझ में आया होगा। चलिए नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। प्रत्यास्थता वस्तु की अंदर का गुण होता है,
होता है जिसके कारण वस्तु पर विरूपक बल लगने से वस्तु के आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात वस्तु से विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आना चाहता है। ठीक है, या आ जाता है, आना चाहता है या आ जाता है, या आ ये है प्रत्यास्था की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखना प्रत्यास्था यानी इस प्रॉपर्टी की एक लिमिटेशन होता है, इस गुण की एक सीमा होता है। एक सीमा तक ही वस्तु के अंदर प्रत्यास्था वाले गुण विद्यमान होता है। एक सीमा के बाहर, एक लिमिट के बाहर वस्तु अपने प्रत्यास्था वाली गुण को खो देता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया। खींचा मतलब आपने विरूपक बल लगाया, तो विरूपक बल लगाया तो वस्तु यानी स्प्रिंग के जो आकार एवं आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जैसे आपने विरूपक बल हटा दिया मतलब आपने खींचना छोड़ दिया, वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आ गई। ठीक है, फिर से आप क्या कीजिए, पहले जितना आपने विरूपक बल लगाया उससे थोड़ा ज्यादा लगाइए, फिर आप इसको लगा के छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, स्प्रिंग अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आ गई। थोड़ा और बढ़ाइए, फिर बढ़ा के छोड़ेंगे, अपने आकार एवं आकृति में आ गई। एक समय आएगा जैसे जैसे आप विरूपक बल बढ़ा रहे हैं, स्प्रिंग की जो साइज है, स्प्रिंग की जो आकार है वो बढ़ रहा। एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको ज्यादा विरूपक बल लगा के खींच देंगे और छोड़ेंगे तो फिर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है। आप इसको करके देख सकते हैं। मतलब आप विरूपक बल के द्वारा आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींच के छोड़ रहे हैं, तो अपने आकार एवं आकृति में आ जा रहा है। लेकिन एक सीमा तक, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ेंगे तो फिर वो अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में नहीं आ पाती है। इसका मतलब क्या है, वस्तु एक लिमिट तक ही अपने इलास्टिसिटी वाले प्रॉपर्टी को बचा पाता है, रख पाता है, और एक लिमिट के बाहर वह अपने प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को खो देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो जहां से उसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता वाली गुण खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं
प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखना, वैसा विरूपक बल, मतलब वैसा मैक्सिमम बोल सकते हैं, महत्तम विरूपक बल जहां से वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता वाली गुण विद्यमान रहे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अब उससे ज्यादा अगर आप खींच दोगे, मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा खींच दोगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, विरूपक बल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग ज्यादा खिंच जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता है, अपनी प्रत्यास्थता वाली क्या कर ले, प्रत्यास्थता वाली प्रॉपर्टी को लूज कर ले, तो वहां हम लोग बोलते हैं ये प्रत्यास्थता की सीमा है। लिखेंगे विरूपक बल का वह अधिकतम मान, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जो किसी वस्तु पर लगने के पश्चात वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। मतलब प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो, मतलब उसके बाद अब क्या हो जाएगा, उसका प्रत्यास्थता वाले गुण लूज कर जाएगा, खो देगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, अब देखिएगा, प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तु को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वैसे वस्तु जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो, और एक ऐसी वस्तु जो पूर्ण अप्रत्यास्थ हो। मतलब प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तु का दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप किससे क्या करेंगे, इसको नोट, आप नोट कीजिए, पॉज करके इसको नोट कीजिए। लिखेंगे यहां पर, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तु का प्रकार। प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तु दो प्रकार के हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ, और दूसरा होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक। पूर्ण प्लास्टिक भी बोलते हैं, अप्रत्यास्थ को प्लास्टिक भी बोलते हैं, प्लास्टिक। ठीक है, अब देखिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ और पूर्ण प्रत्यास्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखना, परफेक्टली इलास्टिक पूर्ण प्रत्यास्थ क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया और विरूपक बल लगाकर वहां से उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन किया। जैसे आप विरूपक बल वहां से हटाएंगे तो वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, मतलब कंप्लीटली अपने वास्तविक आकार एवं आकृति को गेन कर लेता है। तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं ये वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। समझ में आया। दूसरा, मान लीजिए किसी वस्तु पे आपने विरूपक बल लगा के उसके वस्तु के आकार एवं आकृति को परिवर्तन कर दिया। अब जैसे आप विरूपक बल वहां से हटाएंगे तो वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति को पुनः गेन नहीं कर पाता है, पुनः अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में नहीं आ पाता है। तो वैसे वस्तु को बोलते हैं ये पूर्ण अप्रत्यास्थ है, परफेक्टली इनइलास्टिक है या पूर्ण प्लास्टिक है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो क्वार्ज होता है, पूर्ण इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, जो क्वार्ज है, क्वार्ज को हम लोग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता है कौन सा, क्वार्ज। क्वार्ज जो होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के कैटेगरी में आता है। मतलब इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के अगर इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स वहां से हटाएंगे, वह अपने वास्तविक आकार और आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है जैसे गीली आटा, बोल सकते हैं गीली मिट्टी या फिर गीली आटा जिससे रोटी बनता है, गीली आटा जिससे रोटी बनता है, मोम, ये सब जो है वह परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण है। ठीक है। तो प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तु के दो प्रकार हो गए। ठीक है। अब हम लोग जरा समझते हैं कि भाई वस्तुओं में प्रत्यास्थता वाली गुण कहां से आता है, क्यों आता है। इसके लिए एक परमाणुीय मॉडल है जिसको आप लोग जैसा मॉडल दिया गया है वैसे हम लोग को समझना। इसमें ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी जो मॉडल तैयार किया जाता है वह एक सोच और आधार पे तैयार किया जाता है। ठीक है। और जो मॉडल है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि भाई किसी वस्तु के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आती कहां से है। इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये एक मॉडल है, मॉडल एक सोच है। ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, परमाणुीय मॉडल के आधार पर परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या, परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या। ठीक है। मान लीजिए यहां पर हमने कोई एक वस्तु लिया। ठीक है। इस वस्तु में बहुत सारे वस्तु के बहुत सारे अणु होंगे,
मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r0, ठीक है। तो इस वस्तु पे जो फोर्स लग रहे हैं उसका और वस्तु के बीच की जो दूरी, वस्तु के अणुओं के बीच की जो दूरी है उसकी एक ग्राफ है। क्या ग्राफ है, जरा यहां पर देखिए, फिर से हम लोग समझते हैं इसको। ऐसे इस तरह का एक ग्राफ है, यहां से यहां तक r0, ये वो हो गया, ये दूरी, इधर बल, फोर्स, बल, ठीक है। इधर जो है वो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, आकर्षण बल। इधर जो है ऊपर प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इधर आकर्षण बल है, मतलब इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव फोर्स, इधर डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये इनके अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r0। अब मान लीजिए आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, दोनों तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, और इनकी साइज को आप कम कर रहे हैं, ऐसे आप लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, मतलब साइज इसकी घट रही है। तो साइज घट रही है, इसका मतलब है जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो अणु हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। या दूसरा केस हो सकता है, दूसरा स्थिति हो सकता है, आप डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, वस्तु की साइज बढ़ रही होगी। साइज बढ़ रही होगी, इसका मतलब है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के लिए यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो जैसे इनकी दूरी बढ़ रही है, इधर हम लोग जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है, मान लो आप ऐसे जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि आप वस्तु को ऐसे खींच रहे हैं, खींच ऐसे रहे हैं, मतलब इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं। तब जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होती है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। मतलब अगर वस्तु के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही होती है तो इनके अणुओं में आकर्षण लगता है, मतलब जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो इनके अणु आकर्षण बल के कारण अपने वास्तविक स्थान पे आ जाता है, ठीक है। दूसरे केस में मान लीजिए अगर आप वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसकी डिस्टेंस और इसकी साइज को आप घटा रहे हैं, मतलब इनके अणुओं के बीच की दूरी को आप घटा रहे हैं, तो इनके बीच की अणुओं की जब दूरी घट रही है तो जो बल लग रहा है इनके बीच में, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। अब क्या होगा, जैसे आपने इसकी साइज को घटाया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये दोनों मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके फिर से अपने वास्तविक स्थान पे आना चाहता है, ठीक है। तो ये है इसका मेन रीजन इलास्टिसिटी का, जो कि एटॉमिक मॉडल के आधार पर इसको मतलब इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो यह एक सोच है कि भाई ऐसा हो रहा होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग दबाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जैसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल्स अपने वास्तविक स्थान पे आ जाएगा। या फिर अगर आप क्या करेंगे,
इनको खींचेंगे, मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस वगैरह बढ़ाएंगे, तो जैसे आप फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, इनके बीच में आकर्षण बल लग के फिर से अपने वास्तविक स्थान पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखना, जिस बल से कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अपने आप को वास्तविक स्थान पे लाना चाहता है या फिर लाता है, उस बल का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स, और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यायन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यायन बल। मतलब ये चाहे वो आकर्षण बल हो सकता है, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो यहां पर एक वर्ड मिला हम लोग का, प्रत्यायन बल। इंग्लिश में बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऐसे मान लीजिए किसी वस्तु के अणुओं के बीच की दूरी घट रही है या इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, किसके द्वारा? डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा। तो जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को प्रत्यायन बल बोलते हैं, और प्रत्यायन बल के द्वारा ही वस्तु अपने वास्तविक साइज और शेप को रिगेन करता है। यानी अगर इसको हम लोग थोड़ा लिखें, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगता है तो उस वस्तु की आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है, तथा विरूपक बल हटाने के पश्चात वस्तु के अणुओं के बीच एक बल लगता है जो इनके वास्तविक स्थान पर लाता है या लाने की कोशिश करता है। लाता है या लाने की कोशिश करता है। लाने की कोशिश करता है। इस बल को प्रत्यायन बल कहा जाता है। ये है इसके रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स ही है, प्रत्यायन बल और दूरी के बीच का ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये है प्रत्यास्थता का कारण। किसी वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता वाले गुण आया कहां से, ये इसके मेन कारण है। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट आपके। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिबल क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए बाबू, प्रतिबल। इसको पॉज करके नोट करते रहिए, खुद से नोट्स बनाइए, पेन और कॉपी के साथ आप क्लास को अटेंड कीजिए। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग लगाएंगे
अगला हेडिंग प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस दिमाग में आते ही पता चल रहा होगा स्ट्रेस क्या है। मतलब स्ट्रेस कब लगता है? किसी वस्तु पर जब उस वस्तु पे कोई फोर्स लग रहा होता है कि नहीं, तभी स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन यानी प्रतिबल, प्रतिबल का क्या परिभाषा होता है इसको समझिए। किसी वस्तु के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहा जाता है। और प्रत्यायन बल आप समझ चुके होंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु पर आपने विरूपण बल लगाया और विरूपक बल लगाकर आप वहां से विरूपक बल को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो वस्तु की शेप और साइज पुनः रिगेन करने के लिए उनके अणुओं के बीच में एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यायन बल। तो वस्तु के अंदर प्रत्यायन बल लगता है। अब कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, यानी कि प्रत्यायन बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु के अंदर लगने वाले प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहा जाता है। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, किसी वस्तु के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर प्रतिबल का हम लोग यहां पर फॉर्मूला लिखें, प्रतिबल इज इक्वल टू प्रत्यायन बल अपॉन अगर इसको सिंबल में लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? तो रीस्टोरिंग फोर्स। एफआर डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, प्रतिबल। ठीक है, अब इसका जरा महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, इसकी जो पहला पॉइंट है इसकी एसआई यूनिट। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गई न्यूटन, और एरिया है, एरिया की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में पीए भी बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र। क्या हो जाएगा? प्रतिबल का विमीय सूत्र अगर हम लोग सॉल्व करें तो फोर्स का यानी बल का mlt-2 और एरिया का एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल की पावर -2 हो जाएगा, और यहां पे पहले से +1 है, तो -2 और +1 मिलके -1, यानी m l -1 t -2। ठीक है, तीसरा नंबर। अब देखिएगा, जो प्रतिबल है वह प्रदिश
प्रदिश क्वांटिटी होता है, प्रदिश राशि होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसको हम लोग स्केलर जैसे यानी अदिश जैसे व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां प्रतिबल एक प्रदिश राशि होता है, यानी प्रदिश मतलब टेंसर होता है, लेकिन इसको हम लोग अदिश जैसे व्यवहार में ला सकते हैं। मतलब अगर दो प्रतिबल को जोड़ना है, दो प्रतिबलों को जोड़ना है, तो जिस तरह अदिश का जोड़ होता है उसी तरह इसका भी हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 90% क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन या 99% क्वेश्चन बोलिए, 99% क्वेश्चन में जो प्रत्यायन बल होता है वह विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक रॉड है और इस रॉड की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस रॉड को आप एफ फोर्स से ऐसे आप खींच रहे हैं, एफ फोर्स से आप ऐसे खींच रहे हैं, तो आप खींच रहे हैं इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसका काम करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे आप एफ फोर्स से खींच रहे हैं इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, रड का जो दूसरा एंड है मान लो फिक्स है, यहां पे हमने रड का इस एंड को क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, यानी रड वहां पे फिक्स है, ऐसे हम खींच रहे हैं, रड मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन की अवस्था में है, और वो भी कैसा संतुलन, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है और संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, मतलब रड मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, गतिमान नहीं है, और संतुलन की अवस्था को बनाए रखा है। इसका मतलब है कि इधर एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, जैसे ये फोर्स हटेगा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अणुओं को अपने वास्तविक स्थान पे लाना चाहेगा, तो आपके द्वारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स को अपने वास्तविक स्थान पे लाना चाहेगा। ठीक है, या इसके अपोजिट भी सोच सकते हैं, मान लीजिए आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब रॉड को आप ऐसे दाब रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे दाब रहे हैं उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। मतलब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, जो क्या करता है, वस्तु के अंदर जो अणु है उसके वास्तविक शेप और साइज में लाना चाहता है। तो यहां पर हमने इस कंडीशन को सपोज किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा, रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, संतुलन की स्थिति में है, उस समय क्या होगा, उस समय दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, है कि नहीं। मतलब यहां पर संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, और दोनों फोर्स यानी कि विरूपक बल और प्रत्यायन बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो इसके आधार पे अगर प्रतिबल आप देखेंगे तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, प्रतिबल इज इक्वल टू, अब आपका देखिए प्रत्यायन बल एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, प्रत्यायन बल
आपका एफडी बोल रहे हैं प्रत्यायन बल एफआर जो है क्या हुआ विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं। प्रत्यायन बल जो है वह विरूपक बल के बराबर हो जाएगा, एफआर जो है वह एफडी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से प्रतिबल का क्या फॉर्मूला निकला, प्रतिबल इज इक्वल टू विरूपक बल बटा एरिया क्षेत्रफल, मतलब प्रतिबल इज इक्वल टू विरूपक बल बटा क्षेत्रफल। तो इससे हम लोग 99% क्वेश्चन बना सकते हैं। 99% केसेस में जो आपका प्रत्यायन बल होता है वो विरूपक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे प्रतिबल के टाइप से, यानी कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।